नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं रैपिड रिवीजन, आपका चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। इस चैप्टर को हम मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट रिवीजन के लिंक लगा दिए, जहां पे कि आप आराम से डिटेल में पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं द कंसेप्ट ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब यह होता है कि जब पावर दो ग्रुप्स में कंसेंट्रेटेड हो, जब पावर दो कंट्रीज के पास में हो। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब यह है कि जब पावर किसी एक कंट्री के पास में होगी। बायपोलर वर्ल्ड मतलब यह है कि जब पावर दो कंट्री के पास में होगी। मल्टीपोलर मतलब यह है जब पावर बहुत सारे देशों के पास में रहेगा। तो द कंसेप्ट ऑफ बायपोलैरिटी का मतलब यह है कि यहां पे पावर दो कंट्रीज के पास में। वो दो कंट्रीज कौन कौन सी है? वो दो कंट्रीज हैं अमेरिका और एक है यूएसएसआर। ठीक है। The Berlin Wall was built in 1961. Starting from the fall of Berlin Wall, various historical events led to the collapse of Soviet system. ठीक है, यहां पे अब आपको एक चीज समझनी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमने क्या देखा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो जर्मनी है उसको दो हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया था। वो दो हिस्से डिवाइड मतलब दो हिस्सों में जर्मनी बढ़ गया था, और ये दो हिस्से बर्लिन वॉल को डिनोट करते हैं कि बर्लिन वॉल का इस तरफ का हिस्सा जो है वो अमेरिका का हिस्सा है, मतलब अमेरिका की आइडियोलॉजी से मेल खाता है, और दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से मेल खाता है। ठीक है। एक कोल्ड वॉर आया मेरे लाल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आपको यह समझना होगा कि पूरे विश्व में कोल्ड वॉर का दौरान आया। कोल्ड वॉर मतलब कि यहां पे खू खा खू ऐसे लड़ाई नहीं हुई। कोल्ड वॉर का मतलब यह है यहां पे कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजिकल वॉर में एक तरफ था यूएसए जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, एक तरफ था यूएसएसआर जो कि सोशलिज्म को प्रमोट करता था। तो बर्लिन वॉल ये डिनोट कर रही है कि इस तरफ का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर सोशलिज्म की चपेट में, और इस तरफ का हिस्सा जो है जर्मनी का वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के हिस्से में। ठीक है। जब बर्लिन वॉल का फॉल हुआ है, मतलब बर्लिन वॉल का गिर जाना, यह डिनोट करता है कि बायपोलर वर्ल्ड क्या हुआ, बायपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया है और कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जो कि कहा जाता है कि 1945 से लेकर 1991 तक पूरे वर्ल्ड में चला है। ठीक है। तो कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजिकल वॉर को खत्म करने का डिनोट करता है। ठीक है। It was broken by the people on 9 नवंबर 1989। तो जो बर्लिन वॉल है वो 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा क्या है, लोगों के द्वारा तोड़ दी गई थी। ठीक है। यहां पे इस चैप्टर में हम सोवियत सिस्टम को, सोवियत सिस्टम मतलब यूएसएसआर को बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इस पूरे कोल्ड वॉर में हार किसकी होती है? हार होती है सोवियत यूनियन की। ये पूरा जो चैप्टर है आपको सोवियत यूनियन के बारे में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हार से सीखना होता है बेटा। जो जीत गया वो तो जीत गया, लेकिन वो क्यों हारा है, उसके सिस्टम में क्या कमी थी, उसके सिस्टम में क्या अच्छाई थी और उसके सिस्टम में क्या कमी थी, वो क्यों हारा है, हमें इसको समझना है। तो ये पूरा चैप्टर जो आपका कहीं ना कहीं वो सोवियत सिस्टम, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। The USSR was established after 1917 रशियन रिवॉल्यूशन। यूएसएसआर एस्टैब्लिश हुआ था 1917 में, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है। ये जो रशियन रिवॉल्यूशन था, ये रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? ये रशियन रिवॉल्यूशन के पीछे की एक लंबी कहानी है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इक्वालिटी चाहते थे। देखो कहीं पे भी रिवॉल्यूशन क्यों होगा मेरे लाल? जब वहां के लोग त्रस्त जाते हैं, जब वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। इस संसार में कहीं पे भी रिवॉल्यूशन हो रहा है तो लोग परेशान है, तो लोग परेशान थे, लोगों को इक्वालिटी चाहिए थी, लोगों को ऐसी सरकार चाहिए थी जो कि लोगों के बीच में इक्वालिटी लेके आए। तो उसके चलते रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। After the Second World War, USSR expanded its influence over the Eastern Europe. By the late 1970s, the Soviet economy faced stagnation and an invasion over Afghanistan affected it badly. हम लोगों ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूएसएसआर है, जो सोवियत यूनियन है, जो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो ईस्टर्न यूरोप तक फैल गई थी। यूरोप एक वेस्टर्न यूरोप है, एक ईस्टर्न यूरोप है, मतलब जो पूरा यूरोप है उसको आप वेस्ट ईस्ट में तोड़ सकते हो ना। जैसे भारत है तो आप भारत में वेस्ट ईस्ट बोल सकते, वेस्ट और ईस्ट बोल सकते हो ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि ईस्टर्न यूरोप जो कि रशिया मतलब जो कि यूएसएसआर से लगा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ईस्टर्न यूरोप किससे इन्फ्लुएंस था? ईस्टर्न यूरोप इन्फ्लुएंस था सोशलिज्म से, और वेस्टर्न यूरोप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था कैपिटलिज्म से, अमेरिका से। ठीक है। सोवियत सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी?
हम लोगों को यह समझना है कि सोवियत यूनियन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ भैया, तो इस पूरे वर्ल्ड में दो सबसे पावरफुल कंट्री बची थी, एक था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। अमेरिका नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे क्या था? नंबर 2 पे था यूएसएसआर। यूएसएसआर नंबर 2 पे था, तो जो नंबर 2 पे जो कंट्री है अगर वो कोलैप्स हो रही है तो जरा समझना पड़ेगा जो कंट्री नंबर 2 पे है अगर वो क्या हो रहा है, अगर वो उसके पास से कहीं ना कहीं वो कंट्री बिखर जा रही है तो हमें उस चीज को समझना होगा। ठीक है, यहां पे अपने को समझना होगा कि जो सोवियत इकोनॉमी थी भैया वो बड़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। मतलब कि सोवियत यूनियन में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, वहां पे सारी की सारी चीजें सरकार बनाती थी, पिन से लेके कार तक सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें सरकार बना रही है भैया। ऑल्दो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें सरकार बना रही है। वहां पे स्टेट ओनरशिप थी, वहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी। वो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही रूल कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम चल रहा था। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या था? तो ड्रॉबैक मेरे लाल यही है कि कुछ समय तक लोगों को अच्छा लगेगा कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है, सरकार ही हमें क्या दे रही है, सरकार ही हमें खाने का दे रही है, सरकार ही हमें रोजगार दे रही है, सरकार इक्वालिटी लेके आ रही है, कुछ समय तक अच्छा लगेगा। लेकिन जब डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी ना, मतलब जब आपके पास में ये राइट नहीं है कि कौन आपका लीडर रहेगा, कुछ समय तक तो इक्वालिटी चलती है मेरे लाल, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तुम समझो अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही तो वो अथॉरिटेटिव नहीं हो जाएगी, वो एकदम ऐसी नहीं हो जाएगी कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहीं ना कहीं करप्शन नहीं बढ़ने लग जाएगा ना। उसको पता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हमको कौन रिमूव करेगा, वो सरकारी लोगों को पता है हमको कौन रिमूव करेगा। कोई भी काम करना है भरपूर करप्शन करेंगे। तो शुरुआती दौर पे इक्वालिटी पे ध्यान दिया गया, फिर ऐसा कुछ इक्वालिटी पे ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं था, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही थी। उनको जब इन लोगों को पता चल रहा था कि पास के देशों में जब डेमोक्रेसी, तो इनको लग रहा था कि डेमोक्रेसी है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी, वहां पे आप सरकार से सवाल कर सकते हो, बोलने की आजादी है, आपको जो करना आपके पास करने की आजादी है, वो यहां पर नहीं थी। तो लोग क्या हो गए, लोग धीरे धीरे त्रस्त आने लग गए। अच्छा, जब कोल्ड वॉर के दौरान एक चीज और हो रही थी मेरे लाल, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को यूएसएसआर से जीतना था, यूएसएसआर को अमेरिका से जीतना था, दोनों को जीतना ही था ना मेरे लाल, कि किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा सुप्रीम है। तो मान लो कि अमेरिका अगर 4 चीजों पर खर्च कर रहा है, डिफेंस वगैरह पे खर्च कर रहा है, तो यूएसएसआर भी खर्च करेगा। अगर वो सैटेलाइट भेज रहा है तो ये भी सैटेलाइट भेजेंगे। तो मतलब होड़ा होड़ लगी हुई थी। क्या था? होड़ा होड़ था। अब इस होड़ा होड़ में क्या हुआ मेरे लाल कि अमेरिका में तो कैपिटलिज्म था, प्राइवेट प्लेयर थे, सारे लोग थे। इस होड़ाहोड़ी में यूएसएसआर क्या कर रहा था, यूएसएसआर एक पॉइंट पे अपने लोगों पे खर्च करने के बजाय क्या करने लग गया था, अमेरिका की होड़ाहट में ज्यादा से ज्यादा वो पैसा अमेरिका के दिखावे में खर्च करने लग गया। वो लोगों पर खर्च करना, लोगों का ध्यान रखना भूल गया, तो लोग त्रस्त होने लग गए। और उसी के चलते जो अभी तुमने एक लाइन पढ़ी थी कि सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान में इन्वेड किया, मतलब अफगानिस्तान की सरकार फॉल हो रही थी और सोवियत यूनियन नहीं चाहता था, सोवियत यूनियन चाहता था कि वहां पे सोशलिज्म रहे। तो वहां पे सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया उस सरकार को बचाने के लिए, मतलब कुछ इस तरीके से। तो अगर आप किसी देश में इन्वेड कर रहे हो, अगर आप किसी देश में अपनी सरकार बना रहे हो, तो उस देश में भी तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे पास में पैसे नहीं हो, तुम बाहर पैसे लगा रहे हो, तो गलत होगा ना मेरे लाल, गलत होगा, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं भैया लीडर। मिखाइल गोर्बाचेव क्या बनते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव वहां के लीडर बनते हैं। और मिखाइल गोर्बाचेव को एक चीज समझ में आती है, मिखाइल गोर्बाचेव को एक चीज क्या समझ में आती है, मिखाइल गोर्बाचेव को एक चीज समझ में आती है कि सोवियत इकोनॉमी क्या है, सोवियत इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है। तो मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेने आने की बात करते हैं, वो पॉलिटिकल स्पेयर में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। जो एक पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, जो लोगों के पास में बोलने की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो इकोनॉमी एकदम पूरी तरीके से क्लोज इकोनॉमी, तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेके आते हैं। जब मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेके आते हैं भैया, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खुद मिखाइल गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि आदमी रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, हमारे पास से पावर चली जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी को तो पावर बचाना है ना, तो वो लोग कूप कर रहे हैं, वो लोग मिखाइल गोर्बाचेव को हटाना चाह रहे हैं वहां पे। ठीक है, लोग इसलिए नाराज है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि तुमने रिफॉर्म्स लाने में देर कर दी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ना लोग उनका साथ दे पा रहे हैं, ना क्या हो रहा है, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी उनका साथ दे रही है। अब जब वहां पे कूप हो रहा है, तो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी मिखाइल गोर्बाचेव को तख्ता पलट करना चाहती है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में आते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन पावर को संभालते हैं और बोरिस येल्त्सिन ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि ये जो यूएसएसआर है डिसइंटीग्रेट हो चुका है, और बोरिस येल्त्सिन उन रिफॉर्म्स को आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई।
अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ? तो क्राइसिस इन सोशलिस्ट ब्लॉक, मतलब हम लोग देख रहे थे कि सोशलिज्म आसपास की सभी कंट्रीज में था, लेकिन क्या हो रहा था, जो रशिया वाला एरिया ना, रशिया पे हद से ज्यादा फोकस किया जा रहा था। इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा था कि भैया सरकार तो पूरा का पूरा रशिया वाले एरिया पे ध्यान देती है, हमारे पे तो ध्यान ही नहीं देती है। तो जो सोवियत ब्लॉक था उसके अंदर ही क्राइसिस थे, उन सभी कंट्रीज के अंदर ही क्राइसिस थे मेरे लाल, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज, पावर धीरे धीरे शिफ्ट होना, लोगों का अवेयर होना, लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मल्टीपल रीजंस रहे जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए भैया? तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, जैसे ही मेरे लाल डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये सबसे पहला मैसेज क्या जाता है, सबसे पहला मैसेज ये जाता है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये कि कोल्ड वॉर में अमेरिका की जीत हुई। अमेरिका की जीत हुई का मतलब यह है कि कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की क्या हो रही है, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की जीत हो रही है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, अब जब सोवियत ब्लॉक का, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ भैया, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो रशिया से बहुत, मतलब हम लोग देख रहे थे वहां से बहुत सारी कंट्रीज बनी है। अब बहुत सारी कंट्रीज बनी है तो इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, और ये जो नई कंट्रीज बनी है, ये नई कंट्रीज ऑफ कोर्स अब कौन सी आइडियोलॉजी के प्रति जाएगी, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के प्रति मेरे लाल ज्यादा टिल्टेड रहेगी। कॉजेस फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो इकोनॉमिक कॉजेस मैंने बता ही दिया कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकारी लोग, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वहां पे हद से ज्यादा करप्शन हो रहा था। सेंट्रलिटी ऑफ अथॉरिटी थी, वो अकाउंटेबल नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, लोगों को पॉलिटिकल एस्पिरेशन चाहिए थी, ठीक है, तो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारी चीजें चाहिए थी, सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो एक रीजन ये भी था। तो ये मल्टीपल रीजंस थे, किसके रीजंस थे भैया, डिसइंटीग्रेशन के। अब शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, शॉक थेरेपी क्या है भैया? शॉक थेरेपी मतलब यह है कि आज तक जो यूएसएसआर वाली कंट्रीज हैं वो आज तक कैसे चल रही है भैया, वो आज तक सोशलिज्म से चल रही है। अब उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो गई है, तभी तो उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ। इकोनॉमिक हालत खराब हुई है तो ये लोन मांगने जाएगी, किसके पास, आईएमएफ के पास जाएगी, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, ठीक है। जब ये लोग लोन मांगने गए तो तुम भी जानते हो कि आईएमएफ शर्त रखता है, क्या शर्त रखता है, कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी जो सोशलिज्म से चल रही है उसको कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना होगा, तुम्हें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में हुआ है। 1991 में जब हमने लोन मांगा था तो हमसे अपनी इकोनॉमी ओपन अप करने की बात हुई थी, तो इसी को शॉक थेरेपी कहा गया, द ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, इसको शॉक थेरेपी क्यों कहा गया भैया? क्योंकि सडनली आपकी कंट्री एक पैटर्न से चल रही है और आप इसमें एक नया पैटर्न ला रहे हो, तो लोगों को झटका लगेगा, वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको झटका लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, शॉक थेरेपी बोला जाता है कि इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बदली, इन्होंने अपना इकोनॉमिक पैटर्न बदला, तो इसको शॉक थेरेपी के नाम से कहा गया भैया। अब शॉक थेरेपी में क्या हुआ था भैया? शॉक थेरेपी में हम लोग ये देख रहे थे कि अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे। कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि इन कंट्रीज में कैपिटलिज्म आ तो गया, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे कैपिटलिज्म आ गया, लेकिन कभी भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने पॉलिटिकल नहीं देखा, मतलब पॉलिटिकली उनको था डेमोक्रेसी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बस वहां कैपिटलिज्म में जाए। कैपिटलिज्म आएगा मतलब अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जाएगी, इन्वेस्ट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो हम लोग वहां पे एक तरीके से क्या देख रहे थे, वहां पे हम लोग देख रहे थे कि इनिशियली इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। 1991 के बाद से इनिशियली इनकी हालत मेरे लाल और ज्यादा खराब हो जाती है, 2000 तक इनकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, लेकिन आफ्टर 2000 इनकी इकोनॉमीज जो पोस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज थी, इनकी इकोनॉमी क्या है, इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव करने लगती है। जब इनको पता चलता है कि हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज बेच सकते हैं, ऑयल है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको बेचा जा सकता है, तब इनको धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी खराब हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट पे तो हम लोग वहां पे क्या देख रहे थे कि सरकार के पास में सारी चीजें हैं और अब कैपिटलिज्म आ गया तो सरकार को सारी चीजें बेचनी पड़ेगी, सरकार अपने पास में कुछ नहीं रख सकती है। तो मतलब कोड़ियों के भाव वहां पे चीजें बिक रही थी। कुछ इस तरीके से क्या है, कुछ इस तरीके से वहां पे चीजें रही हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज और समझो कि यहां पे उसके बाद में जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनमें वो कैसी रही हैं, ठीक है। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट, मतलब हम लोग यहां पे ये समझते हैं जियोपॉलिटिकल टर्माइट इन पोस्ट सोवियत नेशंस, जो पोस्ट सोवियत नेशंस थे वो कैसे रहे, तो ऑफ कोर्स उनकी भी इकोनॉमिक हालत काफी खराब रही है। बहुत सारी कंट्रीज में सिविल वॉर देखे गए हैं, कहीं पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहे, कहीं पे अलग अलग कल्चर के लोग लड़ रहे हैं। इनकी बाउंड्रीज जो आज तक है, इनकी बाउंड्रीज क्या मेरे लाल बाउंड्रीज के लिए लड़ रहे हैं कि ये बाउंड्री मेरी, ये बाउंड्री मेरी, क्योंकि बाद में कंट्रीज बनी है ना, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज हमें देखने को मिली और विद इन दी कंट्रीज भी आपस में लड़ रहे हैं। अब इंडिया के रिश्ते कैसे रहे भैया? तो इंडिया के रिश्ते
सोवियत यूनियन से भयंकर अच्छे रहे। पहले सोवियत यूनियन से बहुत अच्छे थे और सोवियत यूनियन के बाद में सोवियत यूनियन का वारिस बना रशिया। रशिया से भी हमारे रिश्ते क्या है, रशिया से भी हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया रहे। रशिया कश्मीर के मामले में हमेशा भारत का साथ देता है। हम एनर्जी के मामले में बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड क्या है, भारत का बॉलीवुड, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो भारत रशिया रिलेशंस बहुत बढ़िया से रहे और पहले इंडिया सोवियत यूनियन रिलेशंस काफी बढ़िया से रहे। आई होप आपको सारा का सारा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बता दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वन शॉट रिवीजन की लिंक है। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैराथन्स और फ्यूचर सारे अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप से मिलते रहेंगे। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।